Hello students, how are you? Welcome back to social study classes. Today we are going to discuss another chapter number 3 in history. Got it? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इन हिस्ट्री में, जिसका नाम है दिल्ली. और दिल्ली के टाइम पीरियड इसमें डिफाइन है कि किस टाइम पीरियड की हम बात करेंगे, फ्रॉम 12th to 15th सेंचुरी में. ओके, कम लेट्स डिस्कस कि व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो पहला है सल्तनत पीरियड, राइट? कौन सा पीरियड था? स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं. टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है. फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जिसने रूल किया, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, राइट? तो ये सिस्टम हम पढ़ेंगे. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत कि इंडिया दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे कैसे सब ने किया. और फिर डिक्लाइन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के कैसे कैसे या दिल्ली सल्तनत के कैसे हम डिक्लाइन देखते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर की. गॉट इट? आइए चलिए देखते हैं. सो दिल्ली बिकम अ कैप सिटी इन द 12th सेंचुरी. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट सिटी इन द 12th सेंचुरी. अगर हम बात करें दिल्ली की तो 12th सेंचुरी में क्या बनता है, वो एक इंपॉर्टेंट शहर बनता है. दिल्ली इज द फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. तो पहले हम बात करते हैं तो राजपूत तो तोमर है, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था. हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरीज बाय चौहान. उसको किसने? चौहान ने उसको हरा दिया था. कहाँ पे? चौहान कहाँ से थे? ऑफ अजमेर. इन दिस पीरियड दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. और तब तक दिल्ली एक कॉमर्शियल यानी ट्रेड के पर्पज से या एक्सचेंज के पर्पज से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया था. Many rich Jain merchant lived in city and constructed several temple. और वहाँ पे जो जैन लोग हैं वो वहाँ पर सेटल होते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने वहाँ पे बना दिए. बट इन द 13th सेंचुरी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मर अकर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ दिल्ली सल्तनत. बट अगर हम बात करते हैं 13th सेंचुरी की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं. क्यों? क्योंकि नए नए जो इन्वेशंस थे वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे अपना रूल ओवर करते हैं. They built many cities in the area that known as a Delhi. उसको क्या बोलते हैं? हम दिल्ली बोलते हैं. The सल्तनत पीरियड, तो कैसे ये शुरू होता है या कैसे दिल्ली सल्तनत बनती है, आइए उसको देखते हैं. The successor of मोहम्मद गौरी assumed power in 1206 and ruled India successfully till 1526. जब हम बात करें मोहम्मद गौरी के जो सल्तनत पीरियड जो चल रहा है पूरा दिल्ली सल्तनत का पीरियड, वो 1206 से स्टार्ट होकर 1526 तक क्या चलता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ओवर रूल करता है. Since these rulers called themselves सुल्तान, अपने आप को क्या कहते थे? सुल्तान. This period of the history of India called as a सल्तनत पीरियड. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सल्तनत पीरियड. The period witnessed the rule of 5 important dynasty. और इस पीरियड के अंदर में, इस टाइम पीरियड के अंदर में 5 मेन जो डायनेस्टी वो देखने को मिलती है. पहली कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी. उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद एंड लास्ट में कौन सी आती है? लोधी डायनेस्टी. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायनेस्टी से. कौन सी है पहली? स्लेव डायनेस्टी. टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1290 तक का. द रूलर्स बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी आर जनरली नोन एज द स्लेव रूलर्स और द ममलुक डायनेस्टी सुल्तान, because all the Muslim rulers that ascending to the throne of the Delhi after the death of Muhammad Ghori in 1206 to 19 were either themselves slaves or the slaves of the preceders or descending of the throne. मतलब इसको हम स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला ही रूलर था वो किसका स्लेव था? वो स्लेव था मोहम्मद गौरी का. और ये बताते हैं कि जितने भी उसके बाद जितने स्लेव हुए तो उनके कोई फादर या फोर फादर भी कभी ना कभी क्या रहे, वो क्या रहे, किसी ना किसी के सेव रहे. तो इनका जो मेन जो लीडर था कौन था? मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिसने इनको यहाँ पे स्थापित किया. फर्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक. टाइम पीरियड क्या है इनका? 1206 से 1210 तक है. मोहम्मद गौरी लेफ्ट हिज स्लेव, यानी ये क्या थे? उसके स्लेव थे और इन्होंने दिल्ली में रूल करने के लिए अपने स्लेव को छोड़ दिया, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ द टेरिटरी ही हैड कॉन्क्वर्ड. ठीक है. सो आफ्टर हिज डेथ ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ द हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी. और उसकी डेथ के बाद क्या कौन बनाई? इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई जिसका नाम क्या दिया है? स्लेव डायनेस्टी. कौन से है? 1206. ऐबक वाज अ काइंड हार्टेड किंग एंड हिज जेनरोसिटी एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द लाल बख्श. वो बहुत ज्यादा क्या थे? डोनेशन देते थे या बहुत काइंड हार्टेड थे, इसलिए उनको क्या नाम देगा? लाख बख्श. मतलब वो लैक्स ऑफ क्या देते थे, मतलब पैसा हो गया इस तरीके के वो गिवन देते थे. मीन्स वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? डोनेशन देते थे. नेक्स्ट इज द शमसुद्दीन इल्तुतमिश. तो बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं उनको? इल्तुतमिश से. इनका रीजन क्या है? 1210 से 1236 तक. ठीक. अब ये क्या है?
ये किसके स्लेव है, ये किसके स्लेव है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। उन्हें कब मिला थ्रोन, जब डेथ हो गई किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। डेथ कब हुई, 1210 में, और 1211 में किसको थ्रोन मिला, यानी राज्य किसको मिला, इनको, किसको, इल्तुतमिश को। ही वॉज अ वेरी केपेबल रूलर एंड इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। भले दिल्ली सल्तनत को जो फॉर्म किया, फाउंडेड किया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, बट जिसको बहुत अच्छे से रन किया वो किन्होंने किया, वो इल्तुतमिश ने रन किया। ही प्रोटेक्टेड दिल्ली सल्तनत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, यानी जो नॉर्थ वेस्ट में जो रीजन है उनसे अपने देश को बचाया। फ्रॉम वॉर्थ ऑफ चंगेज खान, राइट, द मुगल रीडर, उससे हमें बताया। एंड ही रिफ्यूजेड शेल्टर ऑफ ख्वाजरीम शाह हुम चंगेज खान वॉज चेजिंग, तो उन्होंने एक बहुत ही दिमागदार वाली बात करी कि चंगेज खान था वो एक ख्वाजरीम शाह थे, उनके पीछे पड़े हुए थे, बट इल्तुतमिश ने उनको अपने यहाँ पनाह नहीं दी और उनको बोला नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए उसको वापस भेज दे। क्योंकि उसके पीछे कौन था, चंगेज खान। और अगर चंगेज खान इंडिया में आ जाता तो इंडिया जैसा आज हम देखते हैं, भारत हम देश, ये शायद ऐसा नहीं होता। He put down the rebels with the empire and expanded his empire to Bengal. उसने कहा बंगाल तक अपना एम्पायर लेकर गया। He destroyed the power of Rajput princes and brought the whole North India under the control. उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको हरा के नॉर्थ इंडिया में अपना वर्चस्व फैलाया। He made Delhi capital in place of Lahore. तो जो इससे पहले लाहौर जो कैपिटल हुआ करती थी हमने भारत की, उन्होंने शिफ्ट करके किसको इंपॉर्टेंट रूल दिया, दिल्ली को। नेक्स्ट इज रजिया, 1236 से 40। So Iltutmish had nominated his daughter Razia as successor to the throne. रजिया उस समय में, या पूरे हम बात करें अगर दिल्ली सल्तनत में, तो एकमात्र औरत थी जिसने रूल किया, और शी वॉज वेरी कैपेबल, वो बहुत कैपेबल भी थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को ना करके अपनी बेटी को क्या करा, अपना वो थ्रोन दिया। सो द नोबल ऑफ प्लेस रुकनुद्दीन फिरोज शाह ऑन दिस थ्रोन। However, Ruknuddin Firoz Shah spent his time in a rivalry and pleasures, ignoring the administration of empire. तो क्या थे, वो लड़ाई में चले गए या मौज मस्ती में, और इग्नोर करते थे किसको, अपने कंट्री, अपनी जो जगह थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। रजिया ascended the throne with the support of the people of the city. और रजिया क्या बनी, फिर रजिया क्या बनी, थ्रोन पे बैठती है। रजिया वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर इन द दिल्ली। तो जो मुस्लिम लीडर में अगर हम बात करें, एकमात्र यही क्या बनी, ये एक वॉरियर बनी, और इन्होंने कैपिटल को, जो दिल्ली कैपिटल था, उसको रन भी किया। However, the पठान नोबल regarded it below the dignity to pay obeisances to a woman. बट जो पठान होते थे वो उसके अगेंस्ट है, क्यों, उनको लगता था कि हमें फीमेल की इज्जत करनी पड़ेगी या उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इसलिए वो खुश नहीं थे। रजिया हैड ऑल द क्वालिटीज टू रूल द दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर सारी क्वालिटी थी जो कि रूल कर सकती किस पे, दिल्ली सल्तनत पे। बट शी वॉज वुमेन विच वॉज हर ग्रेटेस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, बट वो एक फीमेल थी, इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी उनकी कमी थी कि वो एक फीमेल थी। द नोबल प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड disposed her in 1240 and Razia was murdered soon after, और उनको बहुत जल्दी मार दिया गया क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लोग सोचते थे कि क्या हम एक औरत की इज्जत करेंगे, अब औरत के सामने सजदा करेंगे, इसी चीज़ से ये चीज़ उनके लिए एक ड्रॉबैक रहा, जिसकी वजह से उनका जो टाइम पीरियड था वो खाली 4 सालों का रहा। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद। आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्ताना, Before ascent of the Balban to the throne, several rulers came to power. बहुत सारे लोग वहाँ पर पावर में आए, but none of them could make an impact. But कोई वहाँ पे impact नहीं जमा पाया, क्योंकि कोई easily उसको रन नहीं कर पाया दिल्ली सल्तनत को। नासिरुद्दीन महमूद and इल्तुतमिश descendant ruled for 1246 to 1266, but he was only puppet of the powerful noble who wanted the real power. But वो क्या था, वो एक puppet था, दूसरों के इशारों पे काम करता था। Next is गयासुद्दीन बलबन। इनका टाइम रिजीम है 1266 से 1287 तक के। गयासुद्दीन बलबन की अगर बात करें तो ये सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर किस में रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी के अंदर में, ठीक है। इनको थ्रोन का मिलता है 1266 में। एन इंपॉर्टेंट नोबल सिंस द रीजन ऑफ इल्तुतमिश, ये उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, किसके, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में भी। एंड ही हैड बीन रूलिंग इन अ प्रॉक्सी ड्यूरिंग द नासिर उद्दीन महमूद, तो उनके टाइम में इन्होंने प्रॉक्सी, मतलब कि उसके साथ साथ इन्होंने साथ में रूल किया था। He created a strong centralized army. इन्होंने क्या, एक strong centralized army बनाई, राइट, जिसके काम क्या था कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर में उसको कंट्रोल करना। एंड चेक द मंगोल्स हु वर पोजिंग अ सीरियस डेंजर टू द दिल्ली सल्तनत, और इनका हमेशा नजर होता था किस पे, मंगोल्स पे, कहीं वो हमारी कंट्री में आकर हम पे ओवरऑल तो नहीं करें। ये हमेशा उसमें अपनी आर्मी को इन्वॉल्व रखते थे कि हमेशा वो चेक एंड बैलेंस में रहते थे, ठीक है। To keep himself well informed, Balban appointed spies,
और इसीलिए बलबन ने क्या करे, अपने स्पाइस को यानी कि जासूसों को रखा था ताकि वो बता सके कि जो आसपास के राज्यों में या जो बाहर का जो है कि मंगोस्त को, उसके लिए इन्होंने क्या रखे थे, स्पाइस रखे थे। बलबन इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, द प्रैक्टिस ऑफ गोइंग डाउन एंड सैल्यूटिंग। तो बलबन है जिसने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, सिजदा, मतलब कि राजा के सामने सर झुका के उसको नमस्कार या उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उसको सैल्यूट करना। एंड पैबोस, और जमीनोबोस मतलब किसिंग द फीट, मतलब राजा के आकर उसके फीट को किस करना। तो इस तरीके के कुछ जो प्रथाएं थी वो किसने स्टार्ट करी, वो स्टार्ट करी बलबन ने, अगेंस्ट विशेस ऑफ द नोबल। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नोबल एंड इवेंट्स बैन विद हिम अटेंडिंग द पार्टीज और ड्रिंकिंग वाइन। तो उसने क्या करा था कि इसने जो लोग ड्रिंकिंग वाइन्स वगैरह जो वाइन्स पीते थे या फिर जो पार्टीज करते थे उन चीज़ों पे इसने बैन लगा दिया। कोई इसके बिना अनुमति के कोई भी वो पार्टी को फॉर्म नहीं करेगा, कोई भी, मतलब इसने जो भी लोग अपने लेविश लाइफ जीते थे उन सब पे से क्या किया, इसने पाबंदी से लगा दी। हिज सक्सेसर वर वीक रूलिंग एंड इन 1230 द खिलजी नोबल टुक दिल्ली अंडर द रूल। उसके बाद इसके जो आगे आने वाले जो डिसेंडेंट रहे यानी जिन्होंने आगे का कार्यभार संभाला वो वीक रूलर थे। उसके बाद जो खिलजी है इसने उस आगे फॉर्म किया और इस डायनेस्टी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट इज खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1290 से लेके 1296 तक, यानी हम बात करें ऑलमोस्ट 6 ईयर का, 6 साल का इनका क्या है, टेन्योर है। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड एक सुल्तान बने कब, 1290 से 1296 तक, यानी 6 साल तक। जलालुद्दीन सस्पेंडेड बाय द थ्रोन बाय किलिंग बलबन ग्रैंडसन। जलालुद्दीन खिलजी was known for his attempt to consolidate the empire and manage internal and external affairs। तो ये दोनों affairs को देखते थे। His regime was marked by his effort to establish the empire, but his rule ended when the assassinated by his nephew successor called अलाउद्दीन खिलजी। तो इनको किसने assassinate करा, यानी कितने इनको मारा, किसके, उन्हीं के किसने, नेफ्यू ने। उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो रूलर फेमस रहे हैं वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ईयर है, 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी ऑक्यूपाइड बाय द थ्रोन, मर्डरिंग जलालुद्दीन खिलजी। तो उसने अपने ही जो जलालुद्दीन खिलजी थे जो फर्स्ट रूलर थे किसके, खिलजी डायनेस्टी के, उनको मारकर फिर इसने अपना आपको सेटल किया। अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिलीव इन जलालुद्दीन थ्योरी। वो क्या, वो उनकी थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता था। ही अदर टू बलबन थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रिवोकिंग फियर। ये किसकी स्ट्रेटजी मानता था, किसकी, बलबन की। और ये कहता कि डर की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, आप रूल कर सकते हो। ही रिवाइव द सिस्टम ऑफ स्पाइस इंट्रोड्यूस बाय द बलबन। जो जलालुद्दीन खिलजी ने जो स्पाइस का सिस्टम खत्म किया था, अलाउद्दीन ने वापस उसको लेकर आया और अपने स्पाइस छोड़ दिया, कहाँ पे, हर जगह। अलाउद्दीन खिलजी इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मोनार्क ऑन द दिल्ली सल्तनत। वो क्या था, सबसे बड़ा मोनार्क रहा, कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के अंदर में। ही विग्रसली परसुएडेड एन इंपीरियल पॉलिसी बेस्ड ऑन द चक्रवर्ती प्रिंसिपल्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। वो क्या है, जो पुराना भारत, जो पुराने इंडिया है और जो उसकी तौर तरीके हैं उसको वो बेस करता है कि हमें उसी तौर तरीके से लोगों के साथ डील करना है और एरिया को एक्सपेंड करना है। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता हु विजिटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड द टाइम, जब अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम पीरियड में जो हम बात करते हैं, मोरक्को से एक ट्रैवलर आते हैं इब्न बतूता, तो वो क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। से दैट अलाउद्दीन रूल्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विद अ मलिक काफूर एज हिज वाइस रेजेंट, यानी डेप्यूटी। तो मलिक काफूर की हेल्प से हम कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग पूरे भारत पे अपना कंट्रोल कर लिया था। द आर्म फोर्स डिफीटेड द टेरिटरी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेशन। इट मेंटेन द पॉलिटिकल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। क्या करता, मेंटेन रखता था। इसका ये था कि मुझे अपने पूरे जो जगह इसके अंदर कैप्चर्ड है उसको अच्छे से कंट्रोल करके इसे अपने पास रखना है। एवर डेयर टू रिबेल अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर इसके अगेंस्ट कोई जाता है तो वो उसके साथ बहुत क्रूरटी से भी पेश आता था। ही सेक्युलराइज्ड द स्टेट पॉलिटिक्स एंड थ्रू ओपन द पब्लिक सर्विसेज टू द कॉमनर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो उसका क्या था कि भाई उसने क्या सेक्युलराइज किया, मीन्स सबको इक्वल फॉर्म में रखता है। बट अलाउद्दीन एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू एज फार एज मदुरई। तो ये जो मदुरई है, मदुरई कहाँ, साउथ में पड़ता है, तो उसने अपना दिल्ली से लेके कहाँ तक, साउथ तक अपना एक्सपेंशन करता है। हिज एम्पायर नियरली मैच द एम्पायर ऑफ अशोका ग्रेट। अशोका का जितना कंट्रोल भारत के ऊपर था, सेम एज इट इज हम बोल सकते हैं कि अलाउद्दीन ने भी उतना एरिया लगभग उतना कैप्चर किया था। थ्रू द ही फॉरबिड बैंक्वेट्स एंड पार्टीज ऑफ द नोबल, द
पार्टीशन रियल टैलेंट। उसने क्या करा, इसने भी क्या करा, फॉरबिड कर दिया बैंक्वेट्स और पार्टीज को। द फेमस पर्शियन पोएट आमिर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट, और इनके जो कोर्ट पोएट कौन थे, आमिर खुसरो, एक बहुत फेमस कोर्ट पोएट थे। अलाउद्दीन वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हु इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स विच मेड द एम्पायर मिलिट्री एंड फाइनेंशियली साउंड। तो ये इनके बारे में बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने इतने अच्छे चेंजेस किए, इतने सारे चेंजेस किए कि जिसकी वजह से कहते हैं कि इनकी मिलिट्री और उनकी जो हम बात करते से ट्रेड या इकोनॉमी उस टाइम की सबसे बेस्ट होता रही। रियलाइजिंग दैट he needed a large and continuous supply of wealth and for military campaign and he undertook many reforms। तो इन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपने वेल्थ को जनरेट करने में मिलिट्री कैंपेन्स रखे, यानी एक्सपेंशन पॉलिसी रखता है। अगर सपोज दैट इनको अपना और राज्य को कंट्रोल करना है तो बेस्ट आर्मी रखनी पड़ेगी, तो ये उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये क्या है कि कैसे वो मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द लैंड, क्योंकि जमीन से ही क्या करते थे, वो कलेक्शन करते थे रेवेन्यू का। वॉज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि पहले लैंड को नाप लिया एंड स्पेशल ऑफिसर वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। मतलब ये पहले ये मेजर करते थे कि लैंड कितना बड़ा है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, और उसके हिसाब से ये टैक्सेस लेते थे। किससे, किसानों से, जो कि सबसे स्पेशल बनाता है बाकी रूलर से। मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड ऑफ ऑल सुल्तान ऑफ द दिल्ली। तो मोहम्मद, ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रूलर थे उसमें। ये देख रहे हैं आप, तो ये दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का अंपायर कितना बड़ा था। हम बात करें तो लगभग इन्होंने सारे के सारे हिंदुस्तान को इन्होंने जीत लिया था। अशोका का पास ये था कि अशोका ने इस एरिया में भी कैप्चर किया था, बट इन्होंने उतना तो नहीं किया, बट ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट इन्होंने अशोका के जैसे ही एरिया को कैप्चर किया। मार्केट रिफॉर्म। अब अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस अ मार्केट कंट्रोल सिस्टम अकॉर्डिंग विच द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स वर फिक्स्ड। इसने क्या कर दिया, जो भी प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो बिल्कुल फिक्स कर दिया। आप किसी भी शॉप से जाके लोगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस सेम ही होगा। देयर वर 3 मार्केट, वन फॉर फूड। इसने क्या करा, मार्केट को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला किस लिए था, फूड के लिए और ग्रेन्स के लिए। अनदर क्लोथ्स एंड थर्ड फॉर द स्लेव्स। तो एक जहाँ पे कपड़े मिले और तीसरा जहाँ पे स्लेव्स, क्योंकि उस टाइम पे स्लेव्स को ना बहुत ज़्यादा मतलब ये माना जाता है जिसके पास ज़्यादा स्लेव्स होंगे वो उतना बड़ा राजा होगा, ठीक है। तो इसलिए स्लेव्स इंपॉर्टेंट थे। एनिमल्स एंड कैटल्स, ठीक है। अब पीपल वर स्ट्रिक्टली पनिश ऑफ एनी वॉलेशन ऑफ द रूल्स। अब उस पर टाइम पे अगर कोई भी जो रूल बनाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, कोई वॉलेट करता है तो एक सीवियर पनिशमेंट उसको मिलती थी। अलाउद्दीन वो ऑल्सो कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स होते थे, जो मतलब बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, उनके प्राइस को उसने रेगुलेट करे थे, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। द स्पाइस सिस्टम वॉज वेरी इफिशिएंट इन दिस आर्मी। तो उसने अपनी आर्मी के अंदर में स्पाइस रख रखे थे, मतलब ताकि उसको हर एक जगह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी अलाउद्दीन खिलजी तक आती रहे। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हुलिया और अ डिस्क्रीट रोल ईच सोल्जर शुड प्ले। मतलब उन्होंने क्या करा, लाइक ड्रेस सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहली बार लगा था हुआ था इस टाइम पीरियड में कि एक जो पर्सन है, जो सिपाही है, उसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड बनाया गया। फर्दर ही इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस विद द लॉयल इंसिंग अ सिस्टम नोन एज कॉल्ड दाग। उसने क्या करा, हॉर्स पे दाग लगा दिया। दाग मतलब स्टैम्प टाइप मार दिया ताकि उसको पता चल सके कि ये हमारा हॉर्स है और ये हमारा हॉर्स नहीं है, डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज द तुगलकी डायनेस्टी। टाइम पीरियड है 1320 टू 1414 तक, मतलब देख रहे टाइम अच्छा खासा है। गियासुद्दीन तुगलक जिसका टाइम पीरियड है 1320 से लेके 1324 तक। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316। कौन से ईयर में डेथ होती उनकी, 1316 में। एंड हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ ब्रीफ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकली जो सोसाइटी थी या जो पूरा रीजन था वो अनरेस्ट यानी डिस्टर्ब हो गया। इन 1320 द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो खान वॉज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक। और इसको किसने मार दिया, गियासुद्दीन तुगलक ने। एन एबल स्टेट्समैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर गियासुद्दीन तुगलक लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द तुगलक डायनेस्टी। तो हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक। ही बिलीव दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ पीपल। उसका यह था कि जो जगह बने, जो स्टेट बने, वो किसके सपोर्ट से बने, लोगों के सपोर्ट से। He carried out many works for the public utility and built the famous तुगलकाबाद फोर्ट in Delhi। और उसने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और दिल्ली में ही एक जगह है जिसको बोलते हैं हम तुगलकाबाद, वो किसने बनाई, वो उसी ने बनाई। He died in 1324 और किसकी डेथ हो गई 1324 में। एंड he was succeeded by his son जौना खान। उसके बाद जो उस टेरिटरी को या जो उस डायनेस्टी को जो रन किया उन कौन थे, जौना खान। Who assumed the name मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर बिकम द सुल्तान। और उन्होंने अपने नाम को क्या बोला, मोहम्मद बिन तुगलक, जब वो सुल्तान बन गए। सो मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ वेरी लर्न मैन, मतलब हम बात करें अगर तुगलक डायनेस्टी में तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, देखिए उनको कितनी भाषाएं थी, संस्कृत आता था, अरेबिक हो गया और पर्शियन। ही वॉज ऑल्सो हैड अ गुड कमांड ओवर द रिलीजन, और उनको जब इतना पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसकी कमांड लगभग हर चीज पे होगी जो उस टाइम पे होगा। तो रिलीजन को, फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर, इन सब पे उनको महारत हासिल थी। ही ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू द सेक्युलर मेजर, और वो क्या एक सेक्युलर मतलब बिना किसी भेदभाव के वो क्या करते थे, मतलब वो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को जज नहीं करते थे, ठीक है। ही अंडरटुक न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए अपने टाइम पीरियड में। डिस्पाइट बीइंग इनोवेटिव दिस प्रोजेक्ट फेल्ड, पर ये था कि जब उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो शायद वो सही समय नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा या लगभग वो फेल होते रहे। सिंस दे लैक प्रूडेंस, इसीलिए लोगों का उस पर से विश्वास भी चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर इंक्लूडेड द सदर्न स्टेट, प्रेजेंट डे उड़ीसा, तो उनका कौन सा जगह था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। शॉर्टली आफ्टर हिज एक्सेशन टू थ्रोन he decided to transfer the capital दिल्ली to देवगिरी नेम दौलताबाद, तो उन्होंने जब वो राजा बने तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट करता हूँ किसको, दिल्ली को, कहाँ से, देवगिरी में। क्यों, ताकि उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा अटैक हो सकता है, तो इसलिए अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दो। ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द देवगिरी, द सुल्तान थॉट इट वुड बी अनेबल हिम टू एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू आउट द कंट्री टू प्रोटेक्ट सुल्तान अगेंस्ट द कंटिन्यूस मंगोल अटैक। तो ये क्या मंगोल अटैक हो गया, और सोचते थे कि जो इंडिया की कैपिटल है वो कहाँ, एकदम इंडिया के सेंटर में रहे, ताकि वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, फिर मंगोल्स अगर आए तो उनको वहाँ तक आने में समय लगे। Historians think that he had ordered not only transfer of his court and official but entire population। सबसे बड़ी गलती इनकी यही रही कि उन्होंने अपने आप को नहीं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इन्होंने ट्रांसफर करने की सोची। Extensive arrangements were made for the long journey, cover distance around 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चलना था, और एक दो इंसान तो आराम से कर लेते हैं, बट अगर एक परिवार हो गया, दो परिवार, पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, और उस टाइम पे इतने सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, सोचे कितनी दिक्कत हुई होगी। टेम्परेरी शेल्टर वॉज सेटअप अलॉन्ग विद द फ्री फूड एंड ड्रिंक्स वर सप्लाइड, ये मतलब फूड, पानी, ये सब उनको दिया गया, बट इससे नेवरथलेस मेनी पीपल डिड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग अडोस जर्नी एंड द ऑपरेशन टर्न आउट टू बी अ टोटल फेलियर, और बहुत सारे लोगों की उसी टाइम पे डेथ हो गई, मतलब जो लोग चल नहीं पाते होंगे, या छोटे बच्चों के जो फीमेल होंगे, या जो पर्सन सही से हेल्थी नहीं होंगे, वो सब क्या हो गया, उनकी लगभग डेथ हो गई, और ये सिस्टम क्या हुआ, ये फेल हो गया। एज मिनिस्टर्स, courtiers and soldiers were not keen to stay at the new location, मोहम्मद बिन तुगलक ordered there to return India। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो सोल्जर्स को ठीक लगा, और फिर से उसने क्या डिसाइड किया कि हम वापस कहाँ चलेंगे, दिल्ली। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक रहा किसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। Another daring experiment undertaken by the Mohammed bin Tughlaq was issuing the bronze and copper token currency। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट रहा, किसने क्या करा, ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन इसने बनाने स्टार्ट कर दिए। The measure aimed to overcome the financial crisis owing to drain on the royal treasury as a result of his scheme। इसने इसलिए ऐसा करा क्योंकि जो सोना और चांदी का अगर सिक्के बनाते तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता, मतलब उनकी जो ट्रेजरी थी वो लगभग खाली जाती, तो उसने सोचा हम सस्ते में क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज और कॉपर के क्या बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं, पर ये भी इसका फेल हो गया। सच कॉइन हैड द सेम वैल्यू एज द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, तो जो इसने बोला कि जो इसकी वैल्यू होगी गोल्ड और सिल्वर कॉइन के बराबर ही होगी। पीपल वर एनकरेज टू यूज देम इन देयर ट्रांजेक्शन, तो पीपल इसको यूज करते थे अपने ट्रांजेक्शंस के लिए। सून न्यू कॉइन्स बिगेन टू बी फोक्ड एज अलार्मिंग रेट एंड ऑल द टोकन करेंसी हैड टू बी विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, और क्या हुआ, लोगों ने एक बड़ी मात्रा में वहां से विड्रॉ करना शुरू कर दिया कॉइन्स को। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो इंक्रीज द लैंड टैक्स इन गंगा यमुना दोआब रीजन इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने नेक्स्ट क्या किया, जो दोआब रीजन था यानी जो गंगा और यमुना के बीच का जो एकदम फर्टाइल लैंड था उस पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए ताकि अपनी आर्मी को और ज़्यादा बेटर बना सके। अनफॉर्चुनेटली द मेजर वॉज टेकन एट द टाइम व्हेन द रीजन वॉज पासिंग थ्रू द फेमाइन, पर वही इसकी इतनी बुरी किस्मत थी कि जब उसने वो टैक्स लगाया उस टाइम क्या गया, फेमाइन आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पीसेंट्स हैं दे आर नॉट एबल टू पे दैट रेवेन्यूज, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो अपोज तो करेंगे क्योंकि है ही नहीं कुछ देने के लिए। देन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जिनकी डेथ हो गई 1351 में, तो उसके बाद किसने थ्रोन को कैरी फॉरवर्ड किया, किसने आगे बढ़ाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ये उसके कजन थे। ही एम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर एंड टुक अ नंबर ऑफ मेजर टू रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसने जो गलतियां हुई थी किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से, उनको सही करने का उसने सोचा और फिर उसने भी कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट किए। ही अंडरटुक मेनी वेलफेयर मेजर्स, उसने क्या किया, वेलफेयर मेजर मतलब बहुत सारे उसने लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए काम किया।
सच एज बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ इनह्यूमन पनिशमेंट, जो कि बहुत रिग्रेस पनिशमेंट होती थी, जो बहुत बेकार पनिशमेंट, उसको उन्होंने बंद करवा दिया। एस्टैब्लिश ऑफ हॉस्पिटल फॉर पुअर, और उन्होंने हॉस्पिटल अस्पताल बनाए किसके, पुअर लोगों के लिए। फिरोज शाह फाउंडेड द सिटी फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद जो शहर है उन्होंने उसको बसाया। पीपल वर हैप्पी ड्यूरिंग दिस रीजन, और इनके टाइम पीरियड में लोग बहुत खुश थे। व्हेन ही डाइड इन 1388 अ सीरियस रिबेल ब्रोक आउट व्हिच हेस्टेड द एंड ऑफ द और तुगलक रूल, मतलब जैसे उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे रूलर से आपस में लड़ने लग गए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इनकी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी वो खत्म हो गई। तुगलक डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है हमारे पास, वो कौन सी है, सैयद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1414 से लेके 1451 तक। व्हेन तैमूर लेफ्ट दिल्ली ही अपॉइंटेड खिजर खां एज अ वाइसरॉय, तो जब तैमूर ने दिल्ली को लेफ्ट किया, उन्होंने किसको, खिजर खां को एज अ वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया कि अब उनकी ड्यूटी है कि वो कैसे दिल्ली को रन करते हैं। खिजर वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश अ सैयद डायनेस्टी, और खिजर ने क्या सेटअप कर दिया, सैयद डायनेस्टी, एंड टुक ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और क्या बन गए वो, दिल्ली के सुल्तान। कौन से ईयर में, 1414 में। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन मुबारक शाह, और उसके बाद किसने रूल किया, उनके खुद के बेटे मुबारक शाह ने। याह्या बिन अहमद सिरहिंदीज बुक तरीक के मुबारक शाह गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रिजिन, तो जो बुक है तरीक के मुबारक शाही, उस बुक के अंदर में जो मुबारक शाह ने जो अपने टाइम पीरियड में जो मेजर डिसीजन या जो उसने पॉलिसी रखी, उसमें उसको बताया गया है। मुबारक शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह, फिर उस थ्रोन को किसने, मोहम्मद शाह ने आगे कैरी किया। अगर हम बात करें उसमें लास्ट में कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, तो ये पूरा का पूरा किसका, सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन है। उसके बाद कौन आते हैं, लोधी डायनेस्टी, जिनका टेन्योर है 1451 से 1526 तक। तो बहलोल लोधी जिसे हम बोलते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है 1451 से 1489 तक। इन 1451 CE बहलोल इन 1451 CE बहलोल लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब, क्या थे वो, गवर्नर थे किसके, पंजाब के, एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड लोधी डायनेस्टी, और उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, अपनी लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया। एंड ही रूल ओवर द इंडिया फॉर 37 ईयर, टाइम पीरियड देखना आप कितना बड़ा है कि उन्होंने 37 ईयर तक किस पे रूल किया, दिल्ली के ऊपर। सिकंदर लोधी टाइम पीरियड 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोधी ascended the throne of 1489. He annexed Jaipur, Bihar and brought the entire region of the Gangetic place under his control. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले जयपुर यानी राजस्थान और बिहार तक के एरिया को कैप्चर किया, और मोस्ट ऑफ द रीजन कौन सा था, जो गंगा के रीजन के आसपास के, क्योंकि वो रीजन को कैप्चर करने का मतलब है कि आपने जो पूरा फूड बाउल है आपने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया। इब्राहिम लोधी इज द नेक्स्ट रूलर इन द ईयर 1517 से लेके 1526 तक। तो इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन रहा, उसका नाम है इब्राहिम लोधी। ही सेड दैट ही वॉज एन एरोगेंट रूलर एंड ट्रीटेड अफगान नोबल्स, मतलब ये बहुत ज्यादा एरोगेंट था, और क्या, ही ट्रीटेड द अफगान नोबल्स विद लिटिल रिस्पेक्ट, और अफगान जो लीडर्स तो नोबल्स होते थे उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। इन रिटालिएशन द नोबल इनवाइटेड बाबर, तो उसी के गुस्से में जो नोबल्स लोग थे उन्होंने किसको इनवाइट किया, बाबर को, ताकि वो क्या करे, वो उसको हराकर और उनकी फिर हेल्प करे। उसके बाद तो हम जानते हैं कि उसके बाद जो चीज़ हुई वो कहाँ तक गई, पूरे हमारे इंडिपेंडेंस तक जाती है। द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेडेड इंडिया, राइट, बाबर मेट लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर लोधी से कब मिला, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई 1526 में, एंड डिफीटेड द लेटर एंड लीडिंग टू एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक नया साम्राज्य बनाया जिसका नाम था मुगल एम्पायर, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत कैसे रूल करता था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे होता था। द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द अंडर द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है सुल्तान, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता था, सुल्तान। द सुल्तान वॉज एट द सेंटर ऑफ द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन था उसका मिड कौन था, मेन कौन था, उसका नाम है सुल्तान। He protect the empire against external attack and was responsible for maintaining law and order। इसका काम क्या होता था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके राज्य में, उसके हिस्से में, वो उसको कैसे मेंटेन करेगा, सारा जो भी मेजर डिसीजन होते थे इट वाज डन बाय द सुल्तान। He act as a commander in chief of the army, तो यानी आर्मी को जो भी दिशा निर्देश होगा वो किसके होंगे, वो होंगे सुल्तान के। एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुल्तान, एंड जितने मेजर डिसीजन हैं इट वाज ऑल टेकन बाय द सुल्तान। नोबल एंड ऑफिशियल,
द सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय नोबल एंड ऑफिसर, तो यानी कि सुल्तान को सारी नॉलेज तो होगी नहीं और वो हर जगह प्रेजेंट भी नहीं होगा और हर चीज़ों में वो इतना एफिशिएंट भी नहीं होगा, तो किसकी हेल्प लेता था? जो उनके नोबल होते थे और जो ऑफिसर्स होते थे। द वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे जो वजीर होता है था वो क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था, यानी वही क्या करेगा? गाइड करेगा किसको? राजा को। द अरीज ए ममालिक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अरीज ए कौन सा है? ममालिक, ठीक है। द दीवान ई इंशा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट्स, तो मतलब कितना उसके अंदर पैसा है कितना नहीं है, सारा का सारा जो रिकॉर्ड्स है, मतलब हर तरह के रिकॉर्ड्स को कौन? दीवाने इंशा उनको रखते थे अपने पास। नेक्स्ट इज आर्मी। द आर्मी ऑफ तुर्क कंप्राइजेस इन्फेंट कैवलरी, मतलब उनके पास कैवलरी मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सिपाही वो थे, और वॉर में वो क्या यूज करते थे? एलिफेंट्स की यूज करते थे। द सोल्जर व यूज बोस एंड आरोस, मतलब तीर भाले कमान ये सब यूज करते थे। स्पीयर्स, स्वॉर्ड, बैटल एक्स, डैगर, शील्ड, प्रोटेक्टिव हैंड गियर्स, तो ये सब चीजें यूज की जाती थी उस समय आर्मी में। द हॉर्समैन एंड हिज हॉर्सेज वर वेल प्रोटेक्टेड बाय द आयरन कवर एंड आयरन शील्ड, तो जो घुड़सवार होते थे और जो घोड़े होते थे उनके अच्छे से देखभाल की जाती थी, क्योंकि उसके थ्रू वो वॉर लड़ते थे और जीतते भी थे। एलिफेंट्स वर ऑल्सो यूज टू क्विक ट्रांसपोर्टेशन एंड सच एज अदर मैकेनिकल डिवाइसेज वर यूज फॉर हर्लिंग बिग स्टोन्स एंड एनिमीज, तो जब एलिफेंट का यूज कई जगह होता था, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसके लिए एलिफेंट्स नीड होंगे, फिर वॉर में भी एलिफेंट्स को वो यूज करते थे। डिवीजन ऑफ सल्तनत। द टेरिटरी ऑफ द सल्तनत वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सल्तनत, तो जो इनका टेरिटरी था सल्तनत वो कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड होता था। पहला क्या था? द खालसा और लैंड अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द सेंटर, एंड जागीर्स विच वर लैंड अंडर द इंडिपेंडेंट चीफ, तो इंडिपेंडेंट कौन होते थे? हिंदू चीफ, तो उनको क्या बोलते थे? जागीर। द खालसा लैंड वॉज पार्सल आउट इनटू इक्तास विच कंप्राइजेस रेंट फ्री लैंड, तो इक्तास के लैंड फ्री लैंड हेड बाय द मुस्लिम नोबेलिटी, तो जो मुस्लिम नोबल्स थे उनके पास जो जमीन था उस पर क्या लगता था? इक्तास, मतलब इस पर लैंड, इस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे। दिस कंप्राइज द रीजन ऑफ लाहौर एंड मुल्तान, कहाँ पर ये? लाहौर और मुल्तान में है। द दुआब एंड द गैंगटिक वैली स्ट्रेचिंग अप टू द बॉर्डर्स, और दुआब रीजन कौन सा? गंगा वैली, जहाँ पे 2 रिवर के बीच का जो उसको क्या बोलते हैं? दुआब। और उसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट डे में तो बिहार और बंगाल वो मेन रीजन में आते हैं। द फार ऑफ प्रोविंसेस ऑफ द गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, डेक्कन वर प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर्स कॉल्ड वलीज एंड मुख्तार, तो जो चार्ज लगते थे इन लैंड पे कौन से होते थे? इनको वलीजा मुख्तास कहते थे। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एन एक्ट इमिटेशन फॉर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि काम करती थी, सारी चीजों को देखती थी। द गवर्नर वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू सुल्तान, और जो गवर्नर होता था उसको किसको रिपोर्ट देनी होती थी? डायरेक्टली सुल्तान को। द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लेविड 4 टैक्सेस, जकत, करज, खाम, जजिया, तो ये लगभग 4 टाइप के हमें देखने को मिलते क्या? टैक्सेस उस समय पे। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कैसे दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे वो खत्म होता है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन टुवर्ड द एंड ऑफ द तुगलक रूल, तो जो तुगलक रूलर्स थे उनके बाद से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का क्या पतन होना शुरू हो जाता है। नो सिंगल एम्परर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एक भी अगर हम बात करें किसी एक राजा की वजह से दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है, ठीक। देयर वर अ लॉट ऑफ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो उसके बहुत सारे क्या है? रीजंस हैं। पहला है मेनी रूलर्स वाज वीक इन विच दे मेड नोबल देमसेल्फ अज्यूम पावर, तो मतलब जितने भी रूलर्स बने वो सब क्या थे? वो सब के सब वीक रहे। क्यों? क्योंकि जो राजा के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती भी थी तो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे। दूसरा, द वॉर सक्सेशन आफ्टर द किंग हैड डाइड वीकेंड द किंगडम, और जैसे ही कोई राजा मरता था तो उसके पीछे जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं जो नेक्स्ट वाला होता था वो बहुत कम टाइम पीरियड बहुत उतने ही अच्छे रूलर मिले, वरना सब मैक्सिमम वीक मिले, जिसकी वजह से जो उनका टेन्योर होता था वो कमजोर हो जाता था और वो खत्म हो जाता था। द इन्वेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स गेव द फाइनेंशियल ब्लो टू द एम्पायर, अब बाहर से जितने फॉरेन इन्वेशन यानी कि बाहर से कोई आता था वो यहाँ पे लड़ता था और यहाँ की जितनी फाइनेंशियल चीजें उसको लेकर चला जाता था। द इम्पोजिशन ऑफ जजिया, अ टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम्स, अब एक तरीके का टैक्स लग गया, कौन सा? जजिया, जो किस पे लगता था? जो मुस्लिम नहीं थे। कन्वर्जन ऑफ पीपल टू इस्लाम मीन्स वो क्या करते थे? फोर्स करते थे लोगों को किस में कन्वर्ट हो जाए? इस्लाम में। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, और क्या करेंगे? मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मेड द रूलर्स अनपॉपुलर, और जितने भी जगह होते थे जहाँ पे लोग पूजा करते थे उन सभी जगहों से लोगों को दूर किया जाने लगे।
मैनी रिवोल्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम सच एस विजयनगर एंड बहमनी। पर इतनी ज़्यादा रिवोल्ट होती चले गई तो एक नए किंगडम बनने लगे, क्योंकि कोई ना कोई जब वो आपस में लड़ेंगे तो बाहर से वाला उसका फायदा उठाएगा। इसी फॉर्म में दो राज्य विजयनगर और बहमनी, ये दो राज्य आगे बनकर सामने आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेस कि हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आइए पहला देखते हैं, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन से पहला वाला क्या है, द डैश लेट द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो बताइए कौन सा होगा दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन किसने किया था? यस, वेरी गुड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड, रजिया सुल्ताना द डॉटर ऑफ डैश वाज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट, डैश फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। किन्होंने लोधी डायनेस्टी को बनाया? तो आंसर इज बहलोल लोधी। आंसर इज बहलोल लोधी। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द पीरियड ऑफ ओवर कितना? लगभग उन्होंने 300 साल का पीरियड उन्होंने जगह पे फाउंड किया। तो कितना था? 300 ईयर्स। अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ द डैश डायनेस्टी। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन सी डायनेस्टी के थे? सिंपल सा आंसर क्या? खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट इज द फिलिप्स। इसमें फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट सुल्तान ओवर दिल्ली वाज आल्सो निकनेम, क्या नाम बोलते थे उनको बोलते थे लाख बख्श। क्यों कहते थे? क्योंकि वो डोनेशन देते थे किसकी? लाख्स की, लाखों की मतलब। द डैश वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम। तो रजिया, नेम क्या है? रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट लेडी, मुस्लिम लेडी, राइट, इन दिल्ली सल्तनत। डैश इज द ओनली सुल्तान दैट किल्ड ड्यूरिंग द बैटलफील्ड। तो थर्ड, इब्राहिम लोधी, राइट, आंसर इज द इब्राहिम लोधी इज द ओनली सुल्तान दैट वाज किल्ड ऑन द बैटलफील्ड। आंसर क्या हो गया? इब्राहिम लोधी। द टर्म ममलूक मींस स्लेव सोल्जर, ठीक है। द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 नोबल दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इल्तुतमिश फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज ऑफिशियल इज कॉल्ड द चहलगानीज। क्या बोलते थे? चहलगानीज या फिर चालीस। बलबन स्टार्टेड पर्शियन कस्टम ऑफ पैबोस एंड सिजदा। ये उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस की थी कहां पे? इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी ऑक्यूपाइड थ्रोन बाय मर्डरिंग। किसका मर्डर किया था उन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका मर्डर किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मर्डर किया अपने ही खुद के चाचा का, जिनका नाम था जलालुद्दीन। सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने करी थी? खिज्र खान ने। खिज्र खान ने क्या फॉर्म किया? सैयद डायनेस्टी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल्स है, जिसको हम अभी करते हैं। तो मोहम्मद गौरी वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। सही बात है। तो मोहम्मद गौरी नो, किसने स्टार्ट की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या स्टार्ट किया था? स्लेव डायनेस्टी। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ द टेरिटरी। यस, तो इनके थ्रू क्या करते थे? वो टेरिटरी को गवर्न करते थे। थर्ड वन, चेहरा एंड दाग इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है, एलिफेंट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया एंड ग्रेट एडिशन पेड बाय द आर्मी। देखो इसमें एक स्टेटमेंट से एक गलत है। पहला स्टेटमेंट तो ये सही है कि भाई आर्मी में यूज किया जाता था, पर ये गलत है अरेबिया। क्यों? क्योंकि हम बात करें एलिफेंट्स की तो वो इंडिया के ही ओरिजिन के माने जाते हैं, ठीक है। शुरू से इंडिया में इसको देखा गया, माना गया, पाया भी जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? करेंसी स्टार्ट किया। किसका? कॉपर का, पता है, कॉपर और ब्रॉन्ज का, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैच द कॉलम। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 में किसके नेम ऑफ द किसके रूलर्स का नाम है, और दूसरा उनका टेन्योर है कि कितना किस टेन्योर में वो लोग थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फर्स्ट हमको पता है कि ऐबक डायनेस्टी कौन से थे? इनका ईयर है 1210। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, इनका टाइम पीरियड 1266 तक रहा। गयासुद्दीन बलबल, ये कहाँ तक रहे? 1287 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका टेन्योर रहा 1351। एंड लास्ट खिलजी, इनका कितना? 1316 तक। तो ये इनके टेन्योर पीरियड्स थे। So students, that's all for the day. Stay tuned for the next video. Thank you so much and take care. Bye bye.